तो हमारे हाँ क्लास में सेकंड नाउ नाउ इट्स फाइन सर, परफेक्टली फाइन। तो हमारे क्लास में जितने भी स्कॉलर्स आए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो सत्र है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के सेशन में हमारे साथ राजस्थान से असिस्टेंट प्रोफेसर बद्री यादव सर जुड़े हैं। और कोई नाम के मोहताज नहीं है सर, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि सहायता करते हैं कई सारे बच्चे आपके निर्देशन में, आपके डायरेक्शन में। यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ सेट के एग्जाम को भी क्वालिफाई करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को भी पास करते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा यूपी में, राजस्थान में, उत्तराखंड में होता है। मतलब मुझे लगता है कि आप खुद तो प्रोफेसर हैं ही, आपके माध्यम से सैकड़ों की संख्या में अब तक लोग प्रोफेसर आपके निर्देशन में, आपके डायरेक्शन में, आपके गाइडेंस में बन चुके होंगे, और अभी भी लगातार सतत आप समाज सेवा करते रहते हैं, बच्चों को गाइड करते रहते हैं, पीएचडी में भी गाइड करते हैं। और मेरा आपसे जो संपर्क है वो मुझे लगता है काफी पुराना है, क्योंकि आप इससे पहले फौज में भी थे। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन की बात साथियों हमारे साथ ये है कि आज जो सर हमारे साथ कनेक्ट हैं, प्रोफेसर बद्री यादव सर, ये पहले आर्मी में थे। तो बड़ा ही ये एक अनमोल चीज है कि पहले आर्मी में थे, और फिर आर्मी की से यू कैन से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर राजस्थान का जो सहायक प्राध्यापक का जो परीक्षा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई करके, और अभी परमानेंट प्रोफेसर आप हैं। तो एक बहुत मतलब इनकी जो लाइफ की स्टोरी है, मैं खुद भी जानना चाहता था बहुत दिनों से। तो बड़े दिनों से ये मुराद थी, ये सोच था, ऐसा विचार मन में आता था कि सर को मैं बुलाऊंगा। और बड़ा व्यस्तता भरा शेड्यूल भी सर का रहता है, बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि कॉलेज भी है तमाम तरह। फिर भी सर ने एक बार बोलने पे ही अपना कॉन्सेंट दे दिया कि सर मैं आऊंगा, और बड़े ही प्रसन्नता के साथ इन्होंने कहा कि मैं खुद भी चाहता हूं कि मैं बच्चों को गाइड करूं आगे के लिए, उनका मार्ग प्रशस्त करूं, मार्ग निर्देशन करूं, डायरेक्शन दूं, उनका काउंसलिंग करूं आगामी परीक्षा को लेकर के। ऐसी बातें इन्होंने बोली। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं सर आपका कि आप हमारे इस डायनेमिक प्रोफेसर्स के प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आपके स्वागत में सर हमारे साथ अंगद मौर्य जी गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, तो कुछ वो गुनगुनाना चाहते हैं आपके स्वागत में, और उसके बाद हम अपने सत्र का प्रारंभ थैंक करेंगे। यू अंगद जी, आर यू देयर थैंक इन द सेशन? जी 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 गुरुजी, बिल्कुल जी। आप वीडियो को ऑन कर सकते हैं तो अच्छा जी लगेगा। जी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। सरस्वती वंदना है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवेला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेते या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, क्षमा सरस्वती भगवती निःशेषापः, शुक्लां ब्रह्मविद्याय परमा जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयम् जाड्याकाराम् हस्ते मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं शारदां बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदां। बहुत आभार अंगद जी। सर मैं आपको बताऊं, अंगद जी संस्कृत के स्कॉलर हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं, और बड़े ही निष्ठा और प्रेम के साथ आपके लिए ये सम्मान में गाना चाहते थे। तो हम अपने सत्र का प्रारंभ करते हैं सर। और जो मेरा प्रश्न आपसे है बहुत ही कॉमन, कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है 18 जून को प्रस्तावित है, करीब 10 दिन का समय हमारे पास रहता है। तो आप क्योंकि खुद भी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, स्कॉलर है, कई लोग को गाइड, मैं चाहता हूं कि आप मतलब संक्षिप्त में
और हर तरह की चीजों को बताएं, क्योंकि कई बच्चे परेशान भी है साइकोलॉजिकली भी कि एग्जाम दें ना दें, एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत तरह की बात है। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सबसे पहले सभी को, एंड अंगद जी को स्पेशल थैंक यू, इतना प्रिपरेशन करके और एक वेलकम नोट के रूप में बोला। बट मुझे संस्कृत इतनी समझ में नहीं आई, बट वो जो एक्चुअल में जो इमोशंस एंड जो भाव हैं वो जरूर मैं समझ पा रहा हूँ। ये एक तरह से वेलकम नोट है, एंड थैंक यू वंस अगेन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भी अभी कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ में लाइव, वो इंग्लिश के हैं या फिर स्पेशली ऑल ओवर सब्जेक्ट्स के हैं? मिक्स्ड है सर, मिक्स्ड है। पेपर वन का मिक्स्ड, सारे लोग हैं, बट इंग्लिश के भी हैं। ओके, इंग्लिश के भी, ओके ओके। तो कुछ कैंडिडेट्स की एग्जाम है वो फर्स्ट शिफ्ट में होगी, कुछ कैंडिडेट्स की एग्जाम है वो सेकंड शिफ्ट में होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर इंग्लिश वाले होते तो वो तो श्योर है कि वो सेकंड शिफ्ट में होगा। तो हमारे पास में आज, जैसे आज डेट हो गई 10 तारीख हो गया, आई थिंक 10 जून, और लगभग हमारे पास में 6 to 7 डेज बचे हुए हैं। इन 6 to 7 डेज में हमें क्या करना है, कैसा शेड्यूल रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा जैसा एग्जाम में शिफ्ट है कि फर्स्ट है या सेकंड है, उसी के अकॉर्डिंग अपने माइंड को कंडेसिव बनाना है। और वो कंडेसिव कैसे बनेगा? सपोज जिसका शिफ्ट 1 में एग्जाम है, वो उस शिफ्ट का जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है, लाइक 9 से जितना भी है 3 घंटे का, तो उसमें आपने सोना नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। चाहे वो पेपर 1 की हो, चाहे वो पेपर 2 की हो, तो आप उस ड्यूरेशन को बिल्कुल इस्तेमाल करिए अभी से, ताकि वहां पे आपको एक अलग एनवायरनमेंट देखने को ना मिले। अभी जैसे सर ने बोला है पेपर 1 को लेके, तो स्पेशली मैं बहुत पेपर को कवर करूंगा, और किसी भी एग्जाम को अगर हम कैसे अप्रोच करेंगे, बहुत छोटी छोटी सी बातें होंगी, लेकिन वो बातें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम उनको अप्लाई करें एग्जाम के दौरान प्लस एग्जाम से पहले। ठीक है, तो उनकी मैं बातें करूंगा कि एग्जाम से पहले इन 7 to 6 डेज में आपने क्या करना है, और इवन एग्जाम वाले दिन कैसे जाना है, कैसे एग्जाम हॉल में अपना माइंड सेट रखना है, वो सारी मैं बातें लगभग 3 पार्ट्स में हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी जो आपके पास में टाइम पीरियड है, और पेपर 1 में जैसे हम 10 यूनिट्स देख रहे हैं, राइट? तो 10 यूनिट्स में हम 2 या 3 यूनिट ऐसी हैं जो मेमोरी बेस्ड यूनिट हैं, लाइक पीपल एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है, और आईसीटी थोड़ा पार्ट मान के चलेंगे। और बाकी जो अदर रिमेनिंग यूनिट्स हैं, बची हुई जो यूनिट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड से रिलेटेड यूनिट्स हैं, उनको समझना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो उन यूनिट्स के ऊपर अच्छा कमांड भी जल्दी हो जाता है। ये जो 3 यूनिट मैंने नाम गिनाए हैं, उन यूनिट का तो देखो कोई भरोसा है नहीं, क्वेश्चंस कैसे आए, कहाँ से आए, है ना? हायर एजुकेशन में न्यू ट्रेंड्स वाली भी चीजें पूछ ली जाती है, प्लस जो पहले से एग्जिस्ट चीजें हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। पीपल एनवायरनमेंट का भी ऐसा ही है, जो करंट में चल रहा है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस जो पहले से चले हुए क्वेश्चंस हैं, जो स्टैटिक हम बोल सकते हैं उनको, वो भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो मेरा ये मानना होता है जितना आपसे हो सके, तो जो बची हुई जो यूनिट हैं, 7 या 8 यूनिट जो बची हुई हैं, उन पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे वेल प्रिपेयर्ड हैं अभी ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा, यूजीसी नेट का जो सिलेक्शन को लेके अगर मैं बात करूँ ना, तो आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो या चाहे अदर कोई सब्जेक्ट हो, जिसका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है वो आराम से इस एग्जाम को निकाल लेता है। बहुत शॉर्टकट है ये। पेपर 1 पे अगर अच्छी कमांड है आपकी, लाइक अगर आप 50 में से आउट ऑफ मतलब 50 में से 35 के प्लस में कर लेते हैं, जैसे जनरल कैंडिडेट का माने तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई 40 के आसपास आपके क्वेश्चंस सही होने चाहिए 50 में से, और अदर कैटेगरी का आप 5-5 करके कम कर लीजिए। अगर इतना स्कोर आप कर पाते हैं वहां पे, तो आपका आराम से पेपर 2 में ज्यादा कमांड ना होते हुए भी आप आराम से यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर लेंगे। अच्छा, ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इंडियन आर्मी में था तो उससे पहले भी मैंने अटेम्प्ट्स लिए, बट कभी सीरियस प्रिपरेशन मेरी हुई नहीं थी। और फिर ऐसे लगता था कि यार पहले मैं सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करूं और उसके बाद में पेपर 1 को पढ़ना शुरू करूं। लेकिन जब मैं रिटायर आया उसके बाद में ये देखा कि यार मुझे सिलेक्शन करना है कैसे भी, तो मैंने यही अप्रोच यूज करी कि वहां पे अगर मैं 50 राइटर्स या लेखक पढ़ूंगा
उससे अच्छा है कि मैं इन 10 यूनिट्स को कवर कर लूं। और 10 यूनिट्स कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आपकी 2-2.5 महीने में हो जाती है, और जैसे आप लोगों ने किया भी होगा अभी, इजीली कवर होती हैं। और जो आप पढ़ेंगे, जहां से सर के अंडर में पढ़ रहे हैं, मदान सर की जो बुक है या फिर पीआईक्यू के थ्रू पढ़ रहे हैं, ये 3-4 जो सोर्सेस हैं वहां से करके आए तो पेपर 1 में कोई दिक्कत होगी नहीं। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेपर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये नहीं सोचना कि सिर्फ और सिर्फ ये सेशन पेपर 1 के लिए है तो सर पेपर 1 के बारे में ही बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मानेंगे नहीं, मेरे 50 में से 37 क्वेश्चन सही थे, और मैंने हाफ डे पेपर 1 को दिया था और हाफ डे पेपर 2 को दिया था। पेपर 2 में मेरे बहुत कम मार्क्स, कम क्वेश्चन सही हुए थे, अराउंड 45 ही हुए थे। वहां पे 100 में 45 कर रहा हूँ, यहाँ पे 50 में मैं 37 कर रहा हूँ। तो आप देखो रेशियो कितना डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ठीक है, तो पेपर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इन दिनों में आपने चीजें रिवाइज करनी है, नई चीज कुछ भी नहीं पढ़नी होती है। आप चीजें बार बार रिवाइज करो। लाइक डीआई का अगर क्वेश्चन है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस भी आप वहीं से करो जो पिछले सालों में अपने शिफ्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट, जिस सब्जेक्ट में भी आप हो उस सब्जेक्ट में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वाली करो। मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पोर्शन करो अगर आपका क्लियर नहीं है तो, है ना। और बाकी अदर यूनिट्स जैसा भी सर ने गाइड किया है उस हिसाब से, प्लस पीआईक्यू को साथ में लेके चलना है आपने। ठीक है, कई बार क्या होता है 5-4 साल पहले वाले पीआईक्यू को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के वो लोग ऐसे कैसे क्वेश्चंस डालते हैं, ये जनरली मैंने ट्रेंड देखा है। और जितना लेवल हमारे को पीआईक्यू में मिलता है स्टैंडर्ड का, उतना लेवल शायद ही कहीं ना मिले, क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने में आप लोग को पता है कि 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है एक अच्छा स्टैंडर्ड का, अगर हम क्वेश्चन एक भी फ्रेम करें तो इससे अच्छा है पीआईक्यू से आप प्रैक्टिस करो। सर ने जो नोट्स अवेलेबल करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, उन्हीं के थ्रू चलो आप। ठीक है, अच्छा, इसमें जैसे शेड्यूल भी आपने रखना है ना, तो पागलपन नहीं लेके आना है कभी भी। पढ़ाई में कभी पागलपन नहीं लेना कि दिन भर रात भर पढ़ते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरा शेड्यूल अगर मैं बताऊं आपको, जब मैंने 4.5 या 5 महीने में मेरा यूजीसी नेट क्लियर हुआ था, और मेरा एक सीरियस फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, और जैसे सर ने बताया कि मैं इंडियन आर्मी में था, तो आप सोच सकते हैं कि एक आर्मी का बंदा लिटरेचर से और ये पेपर 1 जैसी वाली चीजों से काफी अलग रह चुका है, वो जब आके कर सकता है तो आप तो कर ही सकते हैं, है ना। और आप बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं, इसीलिए आप यहाँ पे हो अभी। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मोटिवेशन देने की जरूरत होती है। हाँ, फिर मैं वापस पॉइंट पे आता हूँ। तो फुल डे को मैंने हाफ हाफ में डिवाइड किया था। तो आधा दिन तो मैंने पेपर 1 और आधा दिन पेपर 2, इस तरह से मैंने बराबर वैल्यू दिया था। लोग ये समझते हैं कि यार वहां पे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए उनको ज्यादा टाइम देना चाहिए, यहाँ पे 50 आ रहे हैं तो इसको कम देना चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी भी सिलेक्शन होता है, चाहे वो कोई भी परीक्षा एग्जाम हो, वो सिलेक्शन होता कैसे है उसका मैं आपको 99% में एक फॉर्मूला बताता हूं। जैसे पीएससी की कोई परीक्षा है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, तो उसमें 2 पेपर तो सब्जेक्ट के हुआ करते थे, और जो 3rd पेपर था वो जीएस का हुआ करता था, और अभी भी हो रहा है। जैसे एमपीपीएससी का भी आज आप लोगों ने देखा होगा पेपर, तो उसमें भी एक जीएस का पेपर और एक आपका सब्जेक्ट का पेपर। आप कितना भी अच्छा पढ़ें, अच्छा जो कॉम्पिटिटर होता है वो अपने सब्जेक्ट में लगभग लगभग इक्वल मार्क्स लेके आता है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता ही नहीं है। अगर मेरे 50 आ रहे हैं और आगे जो टॉपर्स हैं उनके 55 आ रहे हैं, तो ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां पे हमारा जो स्कोर होता है और जो कंपटीशन की जो रेस है ना, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। लेकिन पेपर 1 है, जो साइड वाली चीजें हैं, पेपर 1 का मतलब यहाँ पे यूजीसी नेट के पेपर 1 से भी मान लीजिए, प्लस जितने भी पीएससी की एग्जाम्स है उसमें जो जीएस वाला पोर्शन है वो भी मान लीजिए। अगर उसमें आपकी कमांड अच्छी है ना, तो आप उस सब्जेक्ट वाले पेपर से बाकी कैंडिडेट से बहुत ज्यादा आगे करके लेके जाएंगे। इसलिए तो पहले थ्योरी तो दिमाग में ये रखना है कि पेपर 1 सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, अच्छा, इसके अलावा अभी जैसे आपकी एग्जाम 18 जून को है, मेरा सेकंड पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि 18 जून को हमारी एग्जाम है, और किसी का शिफ्ट 1 में है और किसी का शिफ्ट 2 में है। तो कुछ कैंडिडेट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स आपने रिवाइज नहीं करवानी है वहां पे, है ना। जैसे एग्जाम आपका 9 बजे से और आप 7 बजे जाके ही बैठ गए, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना। सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट से यही होती है कि आप एग्जाम फियर को खुद कलेक्ट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं एग्जाम फियर को, है ना। तो वो पहले नहीं करना। अगर 9 बजे एग्जाम है, वो 8:30 तक लास्ट एंट्री है ना,
तो आप वो सिर्फ और सिर्फ 8:30 का मतलब ये समझ लो कि 8:20 या 8:25 के ऊपर आप एंट्रेंस पे जाइए, उससे पहले आपने एग्जाम हॉल में प्रवेश करना ही नहीं है, ठीक है। अभी उससे जाने से पहले जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो वो लोग कभी दिमाग में ये ना रखें कि यार आज तो एग्जाम, आज तो मैं कुछ खा पी नहीं सकता, आज तो ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। जो जैसा आपका नॉर्मल रूटीन है डेली का डेली, वैसा का वैसा रखिए। 100% कुछ खा पी के जाना है, अपनी पानी की बोतल लेना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी कुछ कैंडिडेट्स को अजीब सी लगेंगी, बट अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो बाकी कैंडिडेट से कहीं 4-5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आगे रहेंगे, है ना। तो सुबह आप जैसे जिसकी चाय पीने की आदत है, ब्रेकफास्ट हैवी करके जाओ, चाय वाय पी के जाओ, पानी बोतल लेके जाओ, ठीक है। कुछ कैंडिडेट के साथ में सपोज कोई अनवांटेड इंसिडेंट हो जाती है, लाइक आप ऑटो से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, किसी से फालतू की बातें हो गई, तो उस कैसी अनवांटेड सिचुएशंस को आपने अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कोई कुछ भी कहेगा, कुछ भी ना कहे, तो आपने उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। अभी जैसे एग्जाम में आप एंट्री ले लिए, एग्जाम में एंट्री लेने से जो भी पर्टिकुलर्स आपसे फिलअप करवाए जाएंगे वो सारा करना है। और आपको भी पता है कि अब की बार वाली जो परीक्षा है वो OMR के ऊपर है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। लोग इसको नेगेटिव वे में दिखाते हैं कि यार उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ये लग जाता है। सबसे अच्छा प्रोसेस यही होता है, ट्रेडिशनल जो प्रोसेस चल रहा है अपना, ठीक है। इसमें फायदा यह है कि पहले हमारे को जैसे अनसिन पीसेज आ जाते थे, है ना, उसको हमें स्क्रॉल करना पड़ता था बार बार, तो एक तो स्क्रोलिंग वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी वहां पे, सबसे प्लस पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा, अगर हम स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं ना क्वेश्चंस पे, भाई पूरा 3 घंटे हमने देखना ही देखना है, तो हमारी आंखों में काफी दर्द होने लग जाता है, इवन हेडेक भी होने लग जाता है, ठीक है। तो वही 2 चीजें हमारी प्लस वाली है, राइट। तो एग्जाम में अपने पर्टिकुलर्स भरिए, जो आपको पेपर अच्छा लगता हो, जिसमें आपको कंफर्ट फील होता हो, चाहे पेपर 1 आपको पहले करने में अच्छा लग रहा हो या पेपर 2, तो वो आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। जिस पे आपकी अच्छी कमांड है उस पेपर को आप पहले चूज करिए, राइट। अभी क्वेश्चंस करने कैसे हैं, लोग दुआएं भी देती हैं, विशेष भी करते हैं कि यार ऑल दी बेस्ट, आप पेपर पूरा अच्छा करके आना। लेकिन पेपर पूरा अच्छा करने का मतलब अगर हम सेंस देखें तो पूरा पेपर कैसे अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा ही हम 100% हम शुरू कर दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होती है, जो इस लेवल की एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, कि उसमें आप सारे क्वेश्चन ही सही कर पाए, ये होता भी नहीं है, बहुत जनरली रेयर केस होते हैं ऐसे। अभी आपने बेस्ट कैसे देना है, ठीक है, वो बेस्ट आप ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक वो क्वेश्चन जो जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसके ऑप्शन आपके माइंड में ऑलरेडी आ जाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये है। एक दूसरा क्वेश्चन जिसको पढ़ने के बाद में ऐसे लगेगा हाँ यार सुना हुआ तो है और इसको मैं कर भी सकता हूं। जब ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन 2 देखेंगे तो हाँ कि ये ऑप्शन भी डिलीट कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी हम डिलीट कर सकते हैं, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं। तो एक ये टाइप का क्वेश्चन मिलता है। तीसरा ऐसा क्वेश्चन वो जो जानबूझ के डालती है नेट हमेशा, उस क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप कर ही नहीं पाएंगे, कभी सुना ही नहीं है उसके बारे में, कुछ जानते ही नहीं है। ऐसे 3 टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। तो आपने क्या करना है, जो पहली बार जब क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं और उसका आंसर आ रहा है ना, तो आप तुरंत उसको एक अंगुली आपकी क्वेश्चन नंबर पे, OMR जो है उसी की तरह अपन बात करेंगे, और दूसरी अंगुली आपकी सेम क्वेश्चन नंबर के आंसर जो OMR शीट में है वहां पे। फिल करने में गलती करना नहीं बिल्कुल भी, ये सिली मिस्टेक्स में आती हैं, ये फिल करने में कभी नहीं गलती करना। एग्जाम के बाद में आके कंप्लेन्स होती हैं, एक दूसरे को हम बोलते भी कि यार मैंने भरना तो था ये और गलती से भर दिया 2 नंबर और भरना था 1 नंबर का। तो ये सिली मिस्टेक्स आपने करना नहीं है। तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप उसी समय पे उसको फिल कर दीजिए, ठीक है। अभी इसमें भी गलती दूसरे टाइप की क्या होती है कैंडिडेट से, जो क्वेश्चन हमें आता है ना उसके ऊपर हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि यार ये चीज तो मेरी पड़ी हुई है, इसको तो मैं और भी अच्छे से करूं, और भी देखने लग जाता है। तो वहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ये भी सिली मिस्टेक्स में हम काउंट करते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पहली बार माइंड में क्लिक हुआ, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देना इस पे, पहली बार जब क्लिक होता है आपके माइंड में उसी समय उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उसी में राउंड करना है, आपने आंसर चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो आता है आपका 50-50 ऑप्शन वाला, है ना। 4 ऑप्शन है, इसमें श्योर है कि हाँ यार 2 तो है नहीं, 2 को तो बिल्कुल हटा ही सकता हूँ। जो भी आपके पास में बैकग्राउंड है उसको यूज करो, जितना भी उस
ऑप्शन के बारे में, जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके बारे में आप क्लास में माइंड लेके आओ, जो सर के अंडर में पढ़ाई करी है या फिर बुक से करी है या फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, तो उसके बारे में जहां जहां आपने पढ़ा है, चाहे वो लेक्चर के थ्रू पढ़ाई करी हो, चाहे आपके नोट्स के थ्रू पढ़ाई करे हैं, चाहे बुक्स के थ्रू पढ़ाई करे हैं, ठीक है। तो उस समय आपने पूरा बैकग्राउंड यूज करना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो 50-50 ऑप्शन में आप अगर चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं राउंड लगा के, कि मैं जो पहले जो आ रहे हैं मैं उनको कर लूं, उसके बाद में उसको आप रिव्यू में डाल सकते हैं, मतलब राउंड लगा दो कि मैं सेकंड गो में मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। तो आप सेकंड गो में भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो आ रहे हैं पहले उनको सबको करो। और जो सेकंड और थर्ड लेवल के जो क्वेश्चन बताया ना, कि एक तो 50-50 ऑप्शन वाला और एक जो बिल्कुल ही आपने सुना नहीं है ऐसा वाला क्वेश्चन, तो उसको आप सेकंड राउंड में लेके आओ। उसमें फिर आपने ये जो मैंने बातें बताई बैकग्राउंड को इस्तेमाल करने वाली, ये सारी चीजें उनको आप फिर इस्तेमाल करो, उस अप्रोच को इस्तेमाल करो। आपका 100% वो एजुकेटेड गैस है, जो दो तो आप डिलीट कर देंगे, दो बचे हुए हैं उसके ऊपर आपने टिक मार्क करना है, राइट। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, जो हमने कभी नहीं सुना हो, तो फिर उसके लिए सीधा सा है, बार बार आप उस क्वेश्चंस को पढ़िए, बार बार उस लैंग्वेज को पढ़िए, उस लैंग्वेज को बिल्कुल समझना है, और उसके बाद में आपने फिर आइडिया ही लगाना है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इतने आप ये 3 टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। और जनरली देखो कोई भी जब सॉरी मेरी लाइट चली गई, बट वॉइस तो आएगी। तीसरी टाइप, 1 सेकेंड प्लीज। यू आर विजिबल सर, ठीक है, आप दिख रहे हैं, प्लीज आप कंटिन्यू करें। ओके 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 ओके। अभी जैसे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बताए कि किस तरह से आ रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए। अभी आपने क्वेश्चंस ना करना कैसे है, दूसरा कैंडिडेट किस तरह से करता है उसकी मैं बात करता हूँ। एक बार क्या होता है कैंडिडेट की 1 से लेके आप 100 तक या 1 से लेके 50 तक एक गो में करता है, उसका भी एक तरीका होता है। जैसे मैं एक गो में ही किया था। मैंने कैसे किया था, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन आ गया, डिफिकल्ट है, और आया भी डिफिकल्ट ही था, क्योंकि उस एग्जाम में 2020 में पहला ही क्वेश्चन डीआई से दिया, और डीआई आपको पता है कि ज्यादा कैलकुलेटिव होता ही है कई बार। तो ऑलमोस्ट मेरे को 16 से 17 मिनट लग गई उसमें। अगर मैं उस क्वेश्चन से डर जाता, घबरा जाता और उस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता, तो मेरा और ज्यादा माइंड खराब होता वहां पे, राइट। तो क्वेश्चन से आपने डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। उस जितना आप हो सकता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने जाना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो उसके लिए क्या करना है, पिछला जो आपने क्वेश्चन, चाहे आपने सही किया हो चाहे आपने गलत किया हो, उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा सही गया या गलत गया, कुछ भी नहीं सोचना है। आपने पूरे पेपर को ना एक एक क्वेश्चन पे डिवाइड करो, कि मेरा एक ही क्वेश्चन है, मैं इसको गलत नहीं होने दूंगा। जो भी मेरे अंदर बेस्ड है, जो भी इसके बारे में मैं जानता हूं, वो पूरी ताकत लगा देनी है वहां पे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को अपना बेस देना है, ना कि हम पूरे पेपर को बेस देंगे। अगर हम हर क्वेश्चन को बेस देंगे तो पेपर ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए मेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने कि मेरा क्वेश्चन सही गया है या गलत गया है। अगर आप पिछले क्वेश्चन के बारे में सोचने लग जाएंगे ना, और जो सामने क्वेश्चन है उसको पढ़ रहे होंगे, तो आपका वो रॉन्ग हो सकता है, आते हुए भी रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये विशेष बात है, इस पे ध्यान रखना आप लोगों ने, कि हर क्वेश्चन को आपने एक नई एनर्जी से अटेम्प्ट करना है ना, नए माइंड से अटेम्प्ट करना है। और होता क्या है जनरली, देखो मैं एक पीएचडी की एग्जाम दी थी, उसकी मैं थोड़ी सी बीच में बात लेके आऊंगा, इसी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें सब्जेक्ट का जब पेपर हुआ तो 100 क्वेश्चंस थे उसमें, तो मैंने 1 से लेके 10 तक करे, और सारे इजी इजी क्वेश्चंस थे। तो 10 तक जब मैंने किया तो मुझे डर लगने लग गया, हम क्या इतना इजी क्वेश्चंस दे रहा है, इट मीन्स कि पेपर की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाएगी। अगर मैं वहां पे एक दो क्वेश्चन भी गलत करता हूं ना, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा। और सिर्फ एक ही सीट थी मेरी कैटेगरी में, ओबीसी में एक ही सीट थी। तो क्या किया मैंने, 10 क्वेश्चन के बाद जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो माइंड है ना, वो एनर्जी भी अपनी थोड़ी कम कर देता है। तो उस एनर्जी को वापस से रीस्टोर कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या होता है एग्जाम में, या तो पानी पीजिए आप, थोड़ा रिलैक्स आएगा, या फिर जैसे मैं अगर हिंदू हैं तो मैं उसी हिसाब से बताऊंगा, वैसे ऐसी कोई बात नहीं होती हिंदू मुस्लिम की, बट ये एक साइंटिफिक वे है
आप कभी भी ना, जब आपका माइंड ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है तो आप एक लंबा सांस लीजिए, फिर छोड़िए, फिर एक लंबा सांस लीजिए, फिर छोड़िए। उसमें क्या होगा, हमारे माइंड का ऑक्सीजन जो लेवल है ना वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने पे हमारी जो एनर्जी है वो रीस्टोर होने लग जाएगी। राइट। तो मैंने क्या किया था, 10-10 के सेट्स निकालने शुरू किए। मैंने 10 क्वेश्चंस निकाले, फिर मैंने वहां पे टाइम खूब था, आपके में तो टाइम नहीं रहेगा। तो 10 क्वेश्चन के बाद में 2-3 मिनट में आराम से अलोंग विलोंग जो भी है ना, ब्रीदिंग वाला काम शुरू किया वहां पे। तो मेरे को एक रिफ्रेशमेंट मिला, वहां पे नई एनर्जी मिली। ठीक है। तो इस तरह से मैंने हर 10-10 का सेट बना के वो एग्जाम क्लियर किया, और उसमें मुझे जो कंफर्म आने वाले थे तो लगभग इतने 78 या 80 के आसपास क्वेश्चंस मेरे सही थे, बाकी तो 50-50 ऑप्शंस वाले ही थे। तो उनके लिए फिर मैंने अलग से टाइम लिया, उनको एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगाया मैंने, फिर श्वास लेना निकालना, फिर श्वास लेना निकालना, ये मैंने प्रोसेस वहां पे बैठे बैठे किया, ताकि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तुक्के भी मारूं तो ढंग से लगे हमारे तुक्के। तो आपने भी क्या करना है, जब ऐसा फील आए कि मेरा थोड़ा भी ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो ये अलोंग विलोंग आपने कर लेना है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगती। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप एक क्वेश्चन करते हो ना, तो उस क्वेश्चन के बाद में आप एक लंबा सांस लीजिए, फिर छोड़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। इस तरह से आपने पूरे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है। एग्जाम के दौरान सबसे जो जरूरी बात यह होती है कि हम लोग रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। जैसे ही पेपर देखा, 10-5 क्वेश्चंस पढ़े, और लगता है कि यार ये तो आ नहीं रहा है, मुझे पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये दिमाग में नहीं लेके आना है। आपने क्या सोच के बैठना है एग्जाम में, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं क्या सोच के बैठता था, मैं उसकी बात बताऊंगा कि यार देखो, एक पेपर है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये एग्जाम फिर भी आएगा, इसके बाद भी एग्जाम्स आएंगी, इसके अलावा भी एग्जाम्स है, मैं ऐसा सोचता था। ठीक है। और ये कोई हमारा लक या हमारा जो भाग्य है उसको डिसाइड नहीं करने वाला है। ठीक है। तो उसको एज ए मॉक टेस्ट लो आप, कि इंडिया लेवल का एक मॉक टेस्ट है और इसमें मैंने टॉप करना है। ठीक है। हारना नहीं है, लास्ट दम तक, लास्ट क्वेश्चन तक मुझे एनर्जी बचा के रखनी है। किसी भी क्वेश्चन पे आपने डगमगाना नहीं है, गिव अप कभी भी नहीं करना है। एग्जाम के दौरान तो इवन करना ही नहीं है, बिल्कुल भी गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बार कैंडिडेट का जैसे अलग अलग कैरेक्टर टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो उसको फिर वहां पे गुस्सा आने लग जाता है, ईगो पे ले लेता हो कि यार मुझे नहीं आया, मेरा तो रिसर्च वाला तो बहुत अच्छा था, मेरा तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था, डीआई मेरा बहुत अच्छा था, मुझे नहीं आया। ये ईगो पे नहीं लेना वहां पे बिल्कुल भी। उस समय आपको उस क्वेश्चन को स्किप करके राउंड लगा के छोड़ दो, फिर बाद में आओ। ठीक है। तो ये ईगो वाली चीज नहीं लेके आनी है पूरी की पूरी वहां पे एग्जाम हॉल में। ठीक है। तो ये तो एग्जाम हॉल की बातें हैं जो आपने करनी है। और जैसे आप एग्जाम दे के आ जाते हो, तो होता क्या है, कैंडिडेट ऐसे घोड़े बेच के सो जाता है। जनरली सभी के साथ ऐसा होता है कि यार मैंने तो बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर ली, अभी मैं तो बोला रेस्ट करूंगा 1 महीना 1.5 महीना, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक। और खुद को पता रहता है कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है। 100% वो अपने आप इंट्यूशन आता है कि हाँ यार, अब की बार मैं गेट थ्रू हो जाऊंगा, अब की बार मैं नहीं हो पाऊंगा। तो ये दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे आपकी नेट क्लियर हो जाए, चाहे आपकी नेट क्लियर ना होवे, आपने एक दिन का रेस्ट करने के बाद में दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। क्योंकि देखो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लोग हैं, सब्जेक्ट ऐसा है नहीं कि आप 4 महीने या 5 महीने में कवर कर पाए। इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है हमें, है ना, डेडिकेट होना पड़ता है, दिन रात जगना पड़ता है। तो आपने कभी भी एग्जाम देने के बाद में ना रेस्ट पे नहीं आना है। और सबसे बड़ी ज्यादा मिस्टेक यही होती है। आप खुद ये बताओ, जैसे यहाँ लिटरेचर के भी स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो संस्कृत हिंदी या फिर इंग्लिश के होंगे, लिटरेचर एक ऐसी चीज है कि जितना पढ़ो उतना कम है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट पे चले जाएं, रेस्ट पे बिल्कुल नहीं जाना, आपने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अभी कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे होंगे कि यार जून वाला तो नहीं हो पाएगा, चलो यार दिसंबर वाला देखेंगे, अब की बार तो बोला मुझे पेपर ही देख के आना है। आपके अंदर सॉफ्टवेयर अगर गलत डालेंगे ना, तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा। अगर दिमाग में ये ठानना है आपने कि मुझे यही एग्जाम क्लियर करना है, तो 100% आपकी एग्जाम होगी, क्लियर होगी, अगर अच्छी प्रिपरेशन है तो। ठीक है। अगर वो ऐसे ही 2-4 दिन पढ़ाई करके जा रहा है, तो फिर उसका आप जानते हैं क्या हाल होता है
है ना, उसका तो क्या कहाँ होगा। लेकिन जो मार्जिन पे लोग होते हैं ना, जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज होता है, वो लोग भी ऐसा सोचने लगते हैं कि यार अब की बार तो मेरी बेस्ट प्रिपरेशन है नहीं, मैं तो अगली बार जाऊंगा, अगली बार देखूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना आप लोगों ने। आपने दिमाग में ये सॉफ्टवेयर डाल के जाना है, ऐसा कमांड देना माइंड को कि हाँ मुझे तो इसी एग्जाम को क्रैक करना है। देखना आप उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। आप ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। हाँ, जिसकी चलो आधी ही प्रिपरेशन है, मैं उसके लिए भी ये बात कहूंगा, अगर आपने वहां पे माथामारी करी है ना बैठ के क्वेश्चंस पे, आपको उसका बेनिफिट होगा। मैं जैसे अभी शुरू में आप लोग को बता रहा था कि मैं 3-4 अटेम्प्ट्स लिए थे जब मैं सर्विस में था, क्योंकि टाइम मिलता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जाम देने जाता था। और मैं ये सोच के जाता था कि हाँ, कि एग्जाम में पैटर्न क्या चल रहा है, क्वेश्चंस का लेवल क्या आ रहा है, सिर्फ वो देखने जाता था मैं। ठीक है, और फिर कम से कम 15-20 दिन तक मैं उस क्वेश्चन पेपर को निकालना शुरू करता था नेट पे सर्च करके, क्योंकि उस समय तो इतने सोर्सेज थे नहीं। ठीक है, तो ये बातें हैं जो मेरी तरफ से हैं। कभी जिंदगी में हारना नहीं है। थोड़ा सा एक मैं लाइन कहना चाहूंगा, जैसे लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे इंग्लिश वाले, तो वो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग जैसे हम पीरियड में पढ़ते हैं विक्टोरियन कालखंड में, तो 3 बड़े राइटर आते हैं उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई है, टेनिसन, उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउनिंग, देन थॉमस एर्नोल्ड। तो इन तीनों राइटर का आप जब टेंडेंसी देखेंगे लिखने का, तो वो अलग अलग है। एक तो बिल्कुल पॉजिटिविटी की बात करेगा, ठीक है, और एक बिल्कुल नेगेटिविटी की बात करेगा, और एक दोनों का मिक्सर है। तो टेनिसन को देखो, पैसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म दोनों, आशावादी और निराशावादी वाली चीजें मिलती हैं। एर्नोल्ड में सिर्फ और सिर्फ पैसिमिज्म ही ज्यादा मिलता है। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउनी में कुछ भी हो जाए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर हो। तो उसकी जो एक पोएम है, तो उस पोएम को, जैसे मैं सोल्जर रहा हूं तो उसी से मैं रिलेट करूं। उसमें एक लाइन आती है, क्या लाइन आती है राजीव, कुछ याद है कि भाई बताऊं? अच्छा, वो लाइन इस तरह है, आई वॉज एवर ए फाइटर, कि मैं हमेशा से एक योद्धा रहा हूं। सो वन मोर फाइट, तो बोला एक लड़ाई और हो जाए, एक फाइट और हो जाए। द बेस्ट एंड द लास्ट, ये मेरी सबसे बेस्ट लड़ाई होगी और सबसे अंतिम लड़ाई होगी। तो आप भी नेट की परीक्षा में बैठते हैं तो ये सोच के जाओ कि मैं हमेशा से लर्नर रहा हूं, अच्छा लर्नर रहा हूं, पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है मेरे में, और मेरी जो ये परीक्षा है, मैं इसको मेरी तरफ से 100% बेस्ट दूंगा, हर क्वेश्चन को बेस्ट दूंगा, और ये मेरी लास्ट एग्जाम होगी नेट की। इस तरह से अगर अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे ना, तो कोई परीक्षा है ही नहीं कि आपसे क्लियर ना हो। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे कैंडिडेट है, तो मैं तो चाहता हूं कि सभी का इस बार नेट क्लियर हो, बट ऐसा होता है नहीं। आप भी जानते हैं, हमेशा मैं प्रैक्टिकल वे से ही बात करता हूं। तो घबराना नहीं है। नेट कोई ऐसा कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल के बाद में आए, हर 6 महीने पे आ रहा है। अच्छे अच्छे सोर्सेस हैं, आजकल तो इंटरनेट हो गया, बुक्स से हुआ करता था पहले, सोर्सेस ही नहीं मिलते थे। इतनी कोचिंग सेंटर्स हो गए, आपको इतना गाइडेंस मिला जा रहा है ना। तो वो सारी चीजें आपके पास में हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने 6 to 7 months ही देने होते हैं, और वो 6 to 7 months इस तरह के होने चाहिए कि आपको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने घंटे पढ़ लिए, है ना। कई बच्चों की क्या होती है पता है, वो सोचते हैं यार मैं तो 12 घंटे पढ़ लिया, आज तो बहुत हो गया, आई एम सो सेटिस्फाइड टुडे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मेरा अगर एग्जाम्पल बताऊं ना, तो मुझे पता नहीं लगता था कि मैंने कितने घंटे पढ़ लिए। हाँ, इसका जरूर पता लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट कितना किया है, कि मुझे 10 मिनट वेस्ट कर दिए, आधा घंटा वेस्ट कर दिया, कोई रिलेटिव आ गया उसके साथ 10 मिनट बैठ गया, किसी दोस्त का फोन आ गया उसके साथ बैठ के 10 मिनट खराब कर दिया, तो उसका दुख मुझे होता था। कोई मेरे घर पे रिलेटिव भी आता, मुझे बुरा लगता था कि यार ये 10 मिनट खाएगा मेरी, आधा घंटा खाएगा। किसी का फोन आता था, आधे टाइम में अटेंड नहीं करता था। ठीक है, तो काफी दूरी थी मेरी लिटरेचर से, और इवन जो पेपर 1 से है ना। तो 2020 में से सपोज मैं मेरी थोड़ी सी बायोग्राफी वाली चीजें बताना शुरू करूं, तो आपको थोड़ा कुछ और सीखने को मिलेगा उसमें। मेरी 2020 में रिटायरमेंट थी, और उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, तो मई मंथ में मैं आया था, तो उसमें क्वारंटाइन में ही रखा गया था मुझे स्कूल में, और वहीं पे फिर मैंने कोर्स वगैरह लिया और पेपर 1 का ये सारा कुछ लिया। वहीं से फिर मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। अगर आप मेरा शेड्यूल देखेंगे, तो मैं कभी रात को 2 बजे या 12 बजे या 11 बजे तक कभी नहीं पढ़ाई करी।
मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ ये चीजें। अभी पढ़ाई कितनी करी उसकी बात करें, जैसे सुबह मैं हमेशा 5:30 बजे उठता हूँ और अभी भी उठता हूँ। तो मेरे उठने से पहले, मेरी आंख खुलने से पहले, जो मैंने पहले दिन शेड्यूल बनाया ना क्लास का, कि हाँ कल मुझे ये चीजें कवर करनी, ये टॉपिक कवर करना है, यहाँ से ये वीडियो वॉच करना है, ये करना है, तो मेरे ब्लूटूथ पहले ही लग जाते थे कान में, वो क्लास स्टार्ट हो जाती थी। चाहे मुझे फ्रेश होने जाना होता है या फिर मुझे वॉकिंग करना होता है, तो वो क्लास उसी दौरान, मेरे जो डेली रूटीन के वर्क्स है ना, वो उस क्लास को सुनते सुनते ही हो जाते थे। ठीक है, तो मेरा 1 मिनट भी वहां पे वेस्ट होता नहीं था। और फिर जो मैंने पहले दिन शेड्यूल बनाया कि कल मुझे पेपर वन की ये चीजें कवर करनी है, परसों सॉरी दोपहर बाद में मुझे पेपर वन की ये पेपर टू की ये चीजें कवर करनी है, और पहले से ही मैंने शेड्यूल बना के रखता था। तो फिर उन शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर मैं उन पॉइंट्स को क्लियर करता था। ठीक है, 1 घंटा मैं 1 से 1.5 घंटा मैं आराम से दोपहर को सोता था, क्योंकि आप जब दोपहर को नहीं सोएंगे ना, तो आप में प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं। ठीक है, माइंड हमेशा फ्रेश होना चाहिए आपका, और वो सोने से ही होता है, आप चाहे कुछ भी कर लो। लोग कहते हैं कि यार माइंड तो फ्रेश म्यूजिक सुनने से होता है, या मूवी वॉच करने से होता है, या खेलने से होता है। ऐसा नहीं है, मेरे पर्सपेक्टिव में नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 14 घंटा पढ़ेंगे और उसके बाद में म्यूजिक 2 घंटा पढ़ेंगे, तो कैसे रिलैक्स होगा? वो तो सोने से ही होगा। हमारा ब्रेन बिल्कुल रेस्ट में जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती है हमारे माइंड की। इसलिए सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और फिर दोपहर के बाद में मेरा पेपर टू, लगभग मेरे 8:30-9 बजे तक पढ़ाई होती थी, मैक्सिमम 9 तक, उसके बाद में पढ़ाई नहीं करी। लेकिन ये जो दिन का जो टाइम था ना, वो उसमें फिर मैं 1 मिनट भी ऐसे फालतू की वेस्ट करता नहीं था। तो ये जनरली मेरा शेड्यूल था, और उस ऐसा मैंने शेड्यूल लगभग 2 से ढाई साल तक रखा। और उस शेड्यूल की वजह से देखो, फर्स्ट मेरा नेट क्लियर हुआ, जेआरएफ मेरी एज की वजह से नहीं हो पाया। और उसके बाद में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने लग गया, तो उस दौरान पीएचडी का भी परीक्षा है। पीएचडी की मैंने कोई स्पेशल परीक्षा समझ के तैयारी नहीं करी उसकी, उसी जर्नी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन की जो जर्नी थी, उसी प्रिपरेशन से मेरा पीएचडी में भी हो गया, एक सिंगल सीट के ऊपर ही। हाँ, सिंगल सीट की बात बताऊं बीच में, लोग क्या सोचते हैं, जहां जहां वैकेंसी निकलती है तो ये सोचते हैं कि यार 2 ही सीट है, या 10 सीट है, या 15 सीट है, मैं तो फॉर्म भरूंगा नहीं। आप कभी भी ऐसा दिमाग में पालना नहीं है। दिमाग में ये रखना है कि हमें कितनी सीट चाहिए, एक ही सीट चाहिए ना, हमें कोई 10 या 15 पे तो जाएंगे नहीं। इसलिए एक सीट है तो वो हमारी है, वो किसी और की नहीं है। ये सोच के आप जाओगे तो आराम से मिलेगी वो चीज हमें। और मेहनत करने वाले को ना ऊपर वाला पक्का रिजल्ट देता ही देता है, इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और फिर जब से पीएचडी के बाद में फिर मेरा ये एपी वाला क्लियर हुआ, अच्छे से इंटरव्यू भी हो गया। तो और उसमें मेरा बीएड भी साथ में हो रहा था, तो बीएड का तो हम पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं, सीधा एग्जाम में जाके बैठा और उस हिसाब से दे दिया। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि 3 परीक्षाएं मेरी निकली। ठीक है, विद इन 2 and I think 4 months में। तो ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। हम ये सोचे कि 5 साल या 6 साल लगती हैं, आप प्रॉपर अगर 8 से 9 महीने भी दो ना किसी भी परीक्षा को, कोई नहीं रोक सकता आपको। इसलिए टाइम डिवोट करो आराम से, कूल माइंड रख के। ठीक है, आराम से एग्जाम्स क्लियर होती हैं, ऐसा कोई बड़ी बात है ही नहीं। और इसके अलावा एक चीज और याद आ रही थी मुझे। हाँ, पिछले में अभी मैं आपसे क्वेरीज पूछ लेता हूँ, अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। गाइज, आपको आप में से किन्हीं को भी कोई डाउट है, कोई दुविधा है, संशय है, शंका परेशानी है, कि कुछ पूछना चाहते हैं सर से, क्योंकि सर खुद भी एक्सपर्ट हैं, यूजीसी नेट के भी, पीएचडी के भी। तो प्लीज माइक को अनम्यूट करें, अपना नाम और धाम, दो चीज बताना है, नाम और कहाँ से है, और प्लीज आप क्वेश्चन पूछें। सर इंग्लिश से भी हैं, तो इंग्लिश के भी कई सारे स्कॉलर्स हैं, पेपर वन वाले भी हैं, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। हैंड रेज किया है सर उनको, सरिका। हाँ, जिन्होंने hand सर raise- मेरा नाम सारिका है, मैं बिहार से हूँ। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जब हम एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं, तो जो पैसेज वाला क्वेश्चन होता है उसको पहले करना चाहिए या लास्ट में करना चाहिए?
जैसे मैंने शुरू में बोला था कि आपको कंफर्ट कहाँ लगता है, आपको मतलब इजी कहाँ लगता है, पहले कौन सी चीज करना इजी लगती है बताओ, पेपर 1 लगता है पेपर 2 लगता है, तो मैंने दोनों आपके ऊपर छोड़ा था। अभी बात पैसेज की ऐसी है, आपको पहले जो चीजें ऑलरेडी माइंड में आई हुई हैं, जो चीज आप लोग मेमोराइज करके गए हैं, उन चीजों को लॉजिकली तो पहले करना चाहिए, और जो नई चीज है उसको आप लास्ट में टाइम बचा के रखें। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आप टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करना, खुद को कमांड देना कि मैं 10 मिनट पहले पूरा पेपर सोल्व करूं, ठीक है, 10 मिनट पहले, ये सोच के दिमाग में चलना, तो 10 मिनट सोचेंगे तो एटलीस्ट 5 मिनट पहले आप पेपर पूरा कर लेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन छूटा हुआ भी होगा ना तो आप उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पैसेज की बात ऐसी होती है कि जो चीज हमारी पढ़ी नहीं है ना, उसको आप थोड़ा सा साइड में रखो, बाद में करना उसको। अगर वहीं पे आप पैसेज में कंफ्यूज हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन जो आएंगे उसी में 1-2 आ रहा है बाकी नहीं आ रहे, तो फिर आपका मोमेंटम जो है, एक विक्ट्री का जो मोमेंट है ना, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जो चीज आप पहले तैयार करके गए हैं ना, पहले आप उनको अटेम्प्ट करिए। यू गॉट द आंसर? Yes, sir. Thank you, sir. ओके, Good evening, Hmm. sir. हाँ जी, गुड इवनिंग। Sir, myself Rizwana from Telangana, sir. ओके And my subject is English. And ओके, nice meeting with you, sir. It was really informative but session, but phenomenal you did session. but you didn't understand whatever I have said, because Yes, my way of language is Hindi. of course, That's sir. why. I can understand. Hindi Okay. is my second language in intermediate, so Okay, I okay, okay, okay. understand, and Urdu as well, no, sir. So that Oh, is my great. mother tongue, so I can understand. So, But what is your your Hindi query? is pure, sir. Our Hindi is not that much pure. I impressed by listening you guys. Okay, okay. So, Sir, wha- yes, sir. what is your query? Sir, my question is, just now you said about to give more importance to the paper one than to Yeah, paper two. But yeah. according to the official notice, the candidates must have to secure in both paper equally, that is 40% for general category. So how can we decide that if I go and give most important time to my paper one, then how can I get this paper two equally? Can you tell me about it, sir? As you said, there is any criteria 40% for qualifying the both papers? I think there is no such criteria, right? Okay. So, it is depend upon you and your strategy, all things. Because there is Okay. no criteria of 40% for qualifying the exam, right? Sir, minimum marks, how much No, we no, need to there qualify is. in that I paper two? I think there is no criteria for minimum marks. Okay, This sir. criteria Okay. was, yeah, you are right at somewhere, because this criteria was in the year 2015 and 2016. Before 2016, there is a criteria to qualify the paper one. If you are getting the 40% plus marks in paper one, then they will check the second paper and the third questions, because at that time there were the 3 papers, Okay, right? sir. So your selection will be based on the total marks of both the subjects, not on the single subject separately. Okay. Yeah. Okay, thank you, sir. हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। जी सर, मैं रोशनी सिंह पटेल एमपी रीवा से हूँ। सर मैं पेपर 2 मेरा इंग्लिश है। सर मैं ये पूछ रही थी कि सर लिटरेचर में सर बहुत सारे मतलब टोटली फैक्ट टू फैक्ट ही होते हैं। सर ये फैक्ट ऐसा लगता है हम सर कितना भी पढ़ लें, लेकिन ये लगता है कि सर हमें भूल ही रहा है ये फैक्ट्स। क्या ओके पता ओके सर ओके ओके। पेपर टाइम में कंफ्यूज हो जाऊं ऑप्शंस देख करके, ऐसा भी तक सर माइंड में क्वेश्चन आता है।
और ऐसा लगता है कि सर लास्ट में टाइम जैसे कम, ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम होता जा रहा है। और सर रिवीजन में भी करें तो सर इतना लेंदी सिलेबस है कि सर ये रिवीजन में भी ये फैक्ट्स को लगता है कि कैसे रिवाइज कर पाए। ओके। और ऐसे में दो सर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है सर, जैसे ही पेपर हम्म पास आए। तो सर हम्म इसको हम्म सर हम्म। कैसे पीसली और इसको कॉन्फिडेंस बढ़ा के सर हम पेपर पे अच्छा कमांड कर सकें। अच्छा देखो, आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन हम बात करते हैं। जैसे आप एक वास्टनेस की बात कर रहे हो ना, कि लिटरेचर बहुत ज्यादा बड़ा है, कैसे कवर हो। जी तो जी आपकी ये सर। बिल्कुल बात सही है, लेकिन पढ़ना उतना ही है जितना एग्जाम में आ रहा है। कौन से लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चन पिक हो रहे हैं? जैसे मैं बात करूं, एक तो ब्रिटिश लिटरेचर जो हमारा एक बड़ा पोर्शन है, दूसरा हमारा इंडियन लिटरेचर, देन आपका अमेरिकन लिटरेचर, जो अभी का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जी आपका जो फोकस है नॉन ब्रिटिश पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप मेरे को तो पहले ये बताओ कि आपकी कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी, हाँ ठीक है। तो ओबीसी प्लस SC ST तक ये लिमिटेशंस बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी की थोड़ा सा अलग अप्रोच होता है। तो ओबीसी कैटेगरी में आप अगर ब्रिटिश लिटरेचर कर ले, आप इंडियन लिटरेचर कर ले, अमेरिकन लिटरेचर कर ले, अगर ये 3 लिटरेचर ही कर लेते ना तो सफिशियंट है। अब इस लिटरेचर में कौन कौन से राइटर्स करना है वो आप चूज करना है। और वो चूज कैसे करेंगे? आपके पास कोई भी बेसिक बुक है ना, चाहे कोई सा भी सोर्स हो, चाहे कोई हिस्ट्री का बुक हो, कोई भी बुक होने दो, जो जो राइटर्स पढ़ रहे हैं उन राइटर्स का नाम PIQ में सर्च करना है पहले। सपोज हम चौसर के कंटेम्पररीज पढ़ रहे हैं, आजकल तो चौसर से वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं जनरली लोगों को बताता हूँ कि यार स्किप कर दो, चौसर के कंटेम्पररी से आप पढ़ना स्टार्ट करो ना। जैसे विलियम लैंगलैंड को अगर पढ़ रहे हैं तो आप विलियम लैंगलैंड से तो ये दिमाग में रखो कि इनसे क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, है ना। क्वेश्चंस का एक बेस क्या है इसका, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, PIQ का PDF है, चाहे तो मेरे चैनल से आप शायद जुड़े होंगे, नहीं है तो फिर वो आप मैंने शेयर किया हुआ है PIQ का, जितने भी PIQ कंपाइल करके रखा हुआ है। तो उसमें आप जैसे ही मोबाइल में ओपन करेंगे वहाँ पे ऑप्शन आता है, उसमें विलियम लैंगलैंड अदर भी राइटर आप पढ़ रहे हैं उसको टाइप करिए। टाइप करने के बाद में जहाँ नाम आ रहा है ना लैंगलैंड का, तो वहाँ आपको क्वेश्चन का एक पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, कि एक बार इसने सिर्फ इसकी टेक्स्ट का नाम पूछा है, एक बार इसके अंदर से पूछा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता है और उस राइटर को पूछा कितनी बार है, तो उससे इंपोर्टेंस पता लगता है कि हाँ इस राइटर को मुझे तैयार करना ही करना है। मेरी बात, जैसे जनरली लिटरेचर की मैं बात करूँ या अदर की भी, अदर लिटरेचर की भी, तो उसमें क्वेश्चन आपको 4-5-6 के क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे बेसिक क्वेश्चन होता है, सिर्फ टेक्स्ट का नाम पूछा जाता है या क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है, या फिर किसी तरह का सबटाइटल पूछा जाता है, या उसकी सेट कहाँ पे सेट है, चाहे नॉवल ड्रामा भी है, कहाँ पे सेटिंग है उसकी पूछी जाती है। ये जो टाइटल है, कई बार रेफरेंस वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना, कि इस टाइटल का रेफरेंस कहाँ से पिक किया गया है। ठीक है, कई बार प्रोटैगनिस्ट पूछते हैं, कई बार लाइन पूछ लेते हैं, उस टेक्स्ट का मीनिंग जनरेट कर ऐसी लाइन पूछी जाती है। तो आपको 6-7 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी उन 6-7 क्वेश्चंस के टाइप्स में वो राइटर कहाँ पे फिट है, ठीक है ना, वो राइटर कहाँ पे फिट हो रहा है, उसी के सिमिलर आप उस राइटर को तैयार करना होता है। जनरली लोग बायोग्राफी में घुस जाते हैं, जैसे विकिपीडिया ओपन कर लिया, उसकी बायोग्राफी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं। तो आप क्या करना है, पहले उस राइटर को उस PIQ में ढूंढना है। हार्ड कॉपी नहीं बोल रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी में तो 6 साल लग राइटर का नाम ढूंढने के लिए, इसलिए सॉफ्ट कॉपी में आप जैसे टाइटल करोगे, सॉरी नाम डालेंगे उस राइटर का, वो सर्च सारा दिखा दे आपको, वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है। और आपको मैं बात बताऊं कि अगर नेट क्वेश्चन बनाता है ना, तो वहीं से बनाता है जो राइटर उस किस फील्ड में वो फेमस है, किस फील्ड में अच्छा है। आपने एक फेमस राइटर का नाम सुनी है, सब जानते हैं, चार्ल्स डिकेंस। वो तो चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर क्रिएशन के लिए फेमस है ना। तो आप जब 90% ये देखेंगे कि कैरेक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बने हैं उनसे, ठीक है ना। जैसे आर.के. नारायण की बात करें तो इमेजिनरी जो भी लोकेल उसने क्रिएट किया उसका नाम पूछा जाता है ना। तो कई बार एक राइटर उसका ट्रेंड ऐसा होता है कि सबटाइटल ही लेके आता है, या फिर वो अपना जो टाइटल है वो कहीं से उधार किया होता है, बोरो किया होता है
है ना। तो एक ट्रेंड समझना होता है। तो यह दो तरीके हैं उसकी, जो किस फील्ड में एक्सपर्ट है उस टेस्ट को जानने की दो चीज होती है। एक, आप लेटर को पूरा पढ़ो आप, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ यार ये लेटर में है। या फिर शॉर्टकट हो तो आपने पीआईक्यू में सिर्फ नाम टाइप करके उसका क्वेश्चंस का पैटर्न देख लो। आइडिया बेस्ड पूछ रहा है, फैक्ट बेस्ड पूछ रहा है। तो ये बात हुई आपके लिटरेचर की वास्टनेस को लेके। ठीक है, तो वास्टनेस हम कम कैसे कर सकते हैं, जो मैंने ये तरीके इसको देख के आप कम कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट है कि तो आपके 40 मतलब 35 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन आते हैं वो फिर ब्रिटिश ब्रिटिश लेके चलता है। उसके बाद में इंडियन का आजकल वेटिस बढ़ा दिया, कई बार 2019 तक पूछे हैं। जनरली आज तो 10 से 12 तो पूछ ही रहे हैं। उसमें अमेरिकन लिटरेचर में डिफरेंट कंट्रीज के पूछते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए ना आपको सही बताऊं, और सिर्फ आपने 60 क्वेश्चंस भी अगर अटेम्प्ट कर लिए तो आपका नेट आराम से क्वालिफाई होगा। और नेट हमेशा क्या करता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें 30% ऐसा पेपर बनाता है कि उसका कोई बाप ही नहीं कर सकता। ठीक है, इतना टफ बनाते हैं वो लोग जानबूझ के कि कट ऑफ को मेंटेन रखा जाए। इसलिए घबराना नहीं है, अजीब अजीब क्वेश्चन देख के घबराना है ही नहीं। आपका करने लायक जो पेपर होता है ना वो 60% तक ही होता है। राइट। अभी जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि फैक्ट वगैरह ये कैसे चीजें याद हों, तो आपको इसमें रिलेट करना आना चाहिए अपने आप को, कैसे आप क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं। जैसे फैक्ट की अगर बात करें, क्रोनोलॉजी भी एक फैक्ट में आता है। तो क्रोनोलॉजी से पूरी एक सेंचुरी है, उस सेंचुरी को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है ना। कि फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट अर्लियर में 25 तक ये आ रहा है, फिर 50 तक ये, 70 तक ये, फिर 100। तो आप 4 क्वार्टर में डिवाइड करेंगे तो आप फिर उस टेक्स्ट की कौन से क्वार्टर में फॉलो है ना। जैसे 1922 की भाई फर्स्ट क्वार्टर में आ रही है। अभी दूसरे तरीके 1922 में और कौन सी टेक्स्ट है ना, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट हैं, और कौन सी टेक्स्ट, तो ऐसे कोट करके चीजों को याद रखी जाती है ना। खुद का न्यूमोनिक बना के याद रखी जाती हैं। लाइक अगर हम डेप्थ में नहीं जाते हैं, किसी एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछ रहा है, सिर्फ ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, नाम नाम पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करना, आपने एक न्यूमोनिक बना लो अपना खुद का। तो उस तरह से फैक्ट याद होते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन था एक, रिवीजन कैसे करें सर लेस टाइम पे सर, 2-3 दिन के अंदर कि सर पेपर में सर कॉन्फिडेंस और इसलिए हाँ जहाँ से आपने पढ़ा को हाईलाइट किया है ना, बस वो देख रहे हो आप। अभी ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ने का टाइम है, ये सभी की बातें लागू हैं। आप किसी भी चीज के अंदर ज्यादा घुसना नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर चीजें देख के चले जाना है, अंदर भी नहीं घुसना। तो जहाँ भी अगर कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो उनके जो नोट हैं उनको देखो। अगर बुक के थ्रू गए हैं तो आपने अंडरलाइन की हैं, वहां से आप चीजें कवर करो। जैसे इंग्लिश की बात करें तो क्रोनोलॉजी चीजें हैं उनके, मैंने भी मेरे चैनल पे डाली हुई है और परफेक्ट वे में डाली हुई हो, मैंने अच्छे से तैयार करके, वहां से करो। और बाकी आप मुझे पर्सनल मैसेज करना रिवाइज के लिए, मैं आपको चीजें भेज दूंगा। क्या नाम बताया आपने? सर रोशनी सिंह पटेल सर। हाँ ठीक है, आप मुझे एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं भेज भी दूंगा आपको। ठीक है सर किस नाम से सर आपका है सर? लिटरेरी पैशन के नाम से वहां पे मैसेज कर दो, मैं वहां से पिक कर लूंगा। लिटरेरी क्वेश्चन। लिटरेरी पैशन। जी जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। जी, इसके अलावा कोई और? सर नमस्कार सर, मैं उषा शर्मा बोल रही, सर डॉक्टर उषा शर्मा फरीदाबाद से बोल रही हूँ। सर जी। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने मैम से बोला कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, तो सर मेरे ख्याल से पेपर में कैटेगरी का क्या रोल है, कि कौन जनरल से है कौन उससे है, प्लीज कंफर्म। हाँ अच्छा, तो कैटेगरी का सीधा सा मतलब आप टॉप से है। ठीक है, जनरल कैटेगरी को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ओबीसी वाली उससे थोड़ी सी कम, देन जो नीचे कैटेगरीज आ रही है SC ST उनको उनसे भी कम।
तो फिर सर हमारे आपने नंबर उसमें बताता हूँ। राइटर्स वगैरह, सर एक मिनट, राइटर्स वगैरह भी बोला कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, देन आप ये वाले उससे राइटर्स क्या आ रहा करें, हूँ, ये थोड़ा। उससे क्या आ रहा हूँ, उससे क्या आ रहा हूँ। जैसे मैंने इनको बताया कि 3 लिटरेचर करने हैं, उसके अलावा जो यूनिट्स है लिटरेरी थे, क्रिटिसिज्म वगैरह, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल स्टडी, ये करने हैं। अभी ये तो एक जनरल चीज होती है ओबीसी एसटी और एससी के लिए, उसमें उसका काम हो जाता है, ठीक है। अभी जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं। आप तो ये समझ लो कि पेपर 1 में तो 40% आपके नंबर सही होने चाहिए, जनरल के लिए बता रहा हूँ। उसके अलावा लिटरेचर में थोड़ी चीजें बढ़ जाती हैं। जैसे मैंने इनको सिर्फ इंडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश ही बताया, और उसके साथ दूसरी चीजें तो आपने लिखी हैं, क्रिटिसिज्म में, लिंग्विस्टिक और कल्चरल स्टडी, ये तो करनी है। अभी इसके अलावा क्या है, वो जनरल कहीं जाके होता है, ठीक है। तो अदर लिटरेचर में, जिसको हम नॉन ब्रिटिश के नाम से भी जान लेंगे, या वर्ल्ड लिटरेचर नाम है, नेट की एग्जाम देते समय ये नाम काफी चलता है, तो उसमें जैसे अमेरिकन के साथ में ऑस्ट्रेलियन भी करना पड़ेगा आपको, कैरेबियन लिटरेचर भी करना पड़ेगा, भी करना, एफ्रो अमेरिकन भी करना पड़ेगा, न्यूजीलैंड वाले भी करने पड़ेंगे, ठीक है। और एक और शायद ही हैं पूरे लिटरेचर जो मेन मेन है, तो वो लिटरेचर तो आपको करना पड़ेगा अलग थोड़ा सा। तो सर क्या क्वेश्चन पेपर भी डिफरेंट होता है क्या जनरल कैटेगरी वालों का? नहीं 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 नहीं, मैं कट ऑफ के हिसाब से कर रहा हूँ। उस पे क्वेश्चन पेपर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि भाई जनरल के लिए अलग से पेपर है या फिर के लिए अलग से है, ऐसा नहीं है। जो कट ऑफ है ना वो हाई जाती है और जनरल वालों को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो फिर आपको सोच ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके जनरल कैटेगरी में आपका नेट होगा, ठीक ओके है। सर, थैंक यू। हाँ सर लिटरेरी जी, पेज में सर हेलो। कैसे मैसेज करना सर, उसमें अलाउड नहीं है सर, मैसेज का ऑफ है। आप दोबारा वॉइस ब्रेक हुई आपकी। सर आप अपना कांटेक्ट नंबर मैसेज बॉक्स में डाल दें, तो जो कांटेक्ट करना चाहेंगे करके फिर सर, या मैं डाल देता हूँ आपका नंबर, तो जो भी। हेलो, आई एम ऑडियो सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ सर, मैं शाजिया और यूपी से। सर मेरा लास्ट टाइम नेट क्वालिफाइड हो गया है और इस बार मैं जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मतलब मुझे, मतलब ये लास्ट के दिन बचे हैं मुझे, मतलब जैसे क्या करना चाहेंगे कि मतलब नेट तो ज्यादा सब बच्चों का होता है लेकिन जेआरएफ कम बच्चों का होता है, तो ऐसी क्या चीज है मतलब जो जेआरएफ जैसे हो जाए। हाँ देखो, और मुझे कौन अब से मुझे कौन- मुझे मतलब पेपर फर्स्ट ज्यादा पढ़ना चाहिए अभी के दिनों में या फिर सेकंड। और पेपर मतलब जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा ये पेपर छूट रहा है, जब वो पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि दूसरा तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। हेलो। ठीक ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सर ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो अपने आप में पर्याप्त है, और हमारे पास समय की भी सीमा है। तो साजिया मैम का बहरहाल जो क्वेश्चन आया आपका मैम कि आपका नेट हो गया और लास्ट टाइम में हम क्या करें, तो यही है मैम, मेरे तरफ से ये सजेशन आपको है कि भाई जितना भी, क्योंकि आप नेट क्वालिफाइड हैं तो बेसिक्स आपका क्लियर होगा तभी आप नेट क्वालिफाई कर पाए हैं। तो जो भी आपके पुराने नोट्स वगैरह हैं उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और लास्ट टाइम पे थोड़ा क्रोनोलॉजी को फोकस करिए, क्योंकि इंग्लिश से अगर आप हैं तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहता है। तो अभी लास्ट 1
करना हो तो आप सर को डायरेक्ट मैसेज या फोन कॉल कर सकते हैं। मैंने मैसेज बॉक्स में सर का नंबर डाल दिया है, जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो आज के सत्र में गाइस हमारे साथ प्रोफेसर बद्री यादव सर थे, राजस्थान से, गवर्नमेंट कॉलेज से, और बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, बेहतरीन तरीके से उन्होंने कई सारे विषयों पे प्रकाश डाला, हमें बताया कि कैसे नेट करना है, जेआरएफ करना है, पेशेंस के बारे में भी बताया, माइंडसेट के बारे में बताया, साइकोलॉजी के बारे में बताया, और कैसे हम अपने प्रेशर को, या कई तरह की जो दिग्भ्रमित वाली स्थिति होती है, कई बार हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, डाइग्रेसिव हो जाता है, ऐसे में किस प्रकार से हम अपने ध्यान को केंद्र में रखें और सतत क्वेश्चन पेपर पे हमारा फोकस हो, बढ़िया हमारा परफॉर्मेंस हो, ज्यादा क्वेश्चन हम टिक कर दें और ज्यादा से ज्यादा हमारा जो क्वेश्चन है उसके आंसर सही हो जाएं। इन सभी के बारे में विस्तार से प्रोफेसर बद्री जी ने बात किया। मुझे लगता है निश्चित रूप से ये हमारे सफलता में सहायक सिद्ध होगा, माइलस्टोन क्रिएट करेगा। बहुत सारा आभार मैं ज्ञापित करता हूँ प्रोफेसर बद्री यादव सर का। आपने अपने व्यस्ततम समय में भी हमारे लिए समय निकाला, बातचीत की, बहुत तरह के विषयों में बात किया। आशा करता हूं आगे भी आपका जो प्यार है, साथ है, वो हमारे डायनेमिक प्रोफेसर्स के प्लेटफॉर्म पे बना रहेगा। निरंतर आप आते रहेंगे, और जब भी आपके मार्गदर्शन की, आपके काउंसलिंग की, आपके गाइडेंस की आवश्यकता मुझे और हमारे तमाम छात्रों को पड़ेगी, आप निश्चित रूप से जुड़ेंगे, हमेशा जुड़ेंगे, और आपका प्यार बना रहेगा। बहुत बहुत आभार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद। ठीक है, तो गाइज ये आज हमारा सेशन था। राजीव जी अब आप ऑफ कर सकते हैं चीजों को। ठीक है।